मेरा नाम सीमा है। मैं बहुत ही गरीब औरत थी। मेरी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजर रही थी। मेरे पास 3 जवान बेटियां थीं। कोई बेटा नहीं था। मेरा पति किसान था। मेरे पति को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। टाइम पर इलाज न मिलने की वजह से मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस महंगाई भरी जिंदगी में गरीब इंसान को जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई है कि बढ़ती ही चली जा रही है। हम लोग किराए के मकान में रहते थे। मकानदार हमें धमकाता रहता था, अगर किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरी जवान बेटियां थीं। भला मैं अपनी बेटियों के साथ कहाँ पर दर दर की ठोकरें खाती। महंगाई की वजह से हिंदुस्तान की सारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान और मुसीबत का शिकार बन गई थी। मैं लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी और इसी तरह से अपनी बेटियों का गुजारा कर रही थी। मैं इतनी ज़्यादा गरीब थी कि मैंने आज तक अपनी बेटियों के लिए एक कील भी जोड़कर नहीं रखी थी। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती थी। सारी जिंदगी तो गरीबी में गुजार दी थी। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर का खर्च ही मुश्किल से हो पाता है। उसमें लाइट का बिल, खाने पीने का खर्चा बड़ा भारी पड़ता था। कुछ लोग घरों में बार बार अपने बजट का हिसाब किताब करके अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। मैं भी ऐसे ही लोगों में से थी। दिल लगाकर मेहनत से काम करती थी, फिर भी हर चीज़ महंगी मिलती थी। घर का खर्च पूरा ही नहीं हो पाता था। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। आखिर किस तरह से अपनी बेटियों की परवरिश करूं? मेरी बेटियों ने तो शिक्षा भी हासिल नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा सकूं। सबसे छोटी बेटी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, तो उसका एडमिशन मैंने सरकारी स्कूल में करवा दिया था। मकान का किराया दिए हुए 5 महीने हो गए थे। मकानदार रोज घर पर आता और शोर मचाता, और इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में मकानदार ने अपने मकान का किराया भी बढ़ा दिया था। उस पर लाइट का बिल भी बढ़ा हुआ आने लगा था। मेरी सबसे बड़ी बेटी जवान थी और बाकी दोनों बेटियां छोटी थीं। मेरी तीनों बेटियां घर में ही रहती थीं और घर के कामकाज को संभालती थीं। इतनी ज़्यादा परेशान होने की वजह से कभी मैंने अपनी बेटियों का सहारा नहीं लिया था। घर में पैसे लाने के लिए मैं कोई भी काम कर लेती थी, लेकिन कभी अपनी बेटियों को किसी काम पर नहीं लगाया था। मेरी बेटियां कभी घर से बाहर नहीं निकली थीं। मेरी बेटियों को इतना सब्र था कि वो कभी अपनी माँ से किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि वो हमारे घर के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मेरी बड़ी बेटी कहती भी थी कि माँ, मैं 1-2 घरों में झाड़ू बर्तन कर लूँगी तो कुछ ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, लेकिन मैंने अपनी बेटी को साफ इनकार कर दिया। मैं मर जाऊँगी, लेकिन कभी तुम लोगों को नौकरी नहीं करने दूंगी। हालात जैसे भी हों, मैं खुद पैसे लेकर आऊंगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं हर घर में जाकर काम कर लेती थी, यहाँ तक कि सारा दिन और कभी कभी तो किसी के घर शादी के मौके पर मैं सारी सारी रात भी काम करती थी। इधर मकान मालिक ने घर पर आकर रोज शोर किया हुआ था। आखिर मैं उसे इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाकर देती? इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमाती थी, जितने पैसे उसने 1 महीने का किराया कर दिया था। मकान मालिक ने 1 महीने का टाइम और दिया था। उसने कहा था कि अगर 6 महीने का किराया हो गया तो 7वें महीने का पहला दिन लगते ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और साथ साथ तुम्हें पूरे गांव में बेइज्जत भी करूंगा। मुझे दिन रात फिक्र लगी रहती थी कि अगर मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपनी जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी बेटियों को कभी किसी ने देखा तक नहीं था, और अगर मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो हर कोई अच्छा बुरा इंसान मेरी बेटियों को नजर उठा उठा कर देखेगा। मेरा तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो मुझ पर तरस खाकर मुझे थोड़े से पैसे ही दे देता। जो करना होता था वो मैं ही करती थी। मेरे पति का कोई रिश्तेदार हमसे रिश्तेदारी नहीं रखता था। आस पड़ोस वाले कभी कभी थोड़े बहुत पैसों से मदद कर देते थे, लेकिन हर बार तो कोई किसी की मदद नहीं करता। 1-2 बार की कोई बात नहीं होती। मेरी भी आदत ऐसी नहीं थी कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाना जानती थी। हमेशा मैंने अपनी कमाई से ही अपना गुजारा किया था और अपनी बेटियों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया था। लेकिन अब जो सिचुएशन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, उससे लड़ना मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। जब से मकान मालिक ने घर का किराया बढ़ाया था, मेरे लिए किराया देना मुश्किल होता चला जा रहा था। मकान मालिक ने बिजली के बिल के साथ साथ मकान का किराया पूरे 2000 रुपये बढ़ा दिया था, जो कि मेरे लिए देना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं या तो मकान का किराया दे सकती थी या फिर अपने घर का खर्च कर सकती थी, अपनी बेटियों का पेट भर सकती थी।
मुझे हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि मैं सुबह को 6 बजे लोगों के घरों का काम करने के लिए निकलती तो रात को 11 बजे ही घर में घुसती थी। मेरे घर के सारे कामकाज तो मेरी बेटियां संभाल लेती। जब मैं काम से वापस आती तो सब्जी लेकर आती थी। 11 बजे घर में जाती और बेटी को सब्जी देती, तब जाकर वो खाना बनाती थी। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मेरा दिल करता था कि मैं खुद को जान से मार लूं, लेकिन जब मुझे अपनी मासूम बेटियों का ख्याल आता तो मैं यही सोचती कि मेरी इन बेटियों की क्या गलती है। आज मैं परेशान हो रही हूँ। मेरे जाने के बाद कल को ये मेरी मासूम बेटियां परेशान होंगी। इस बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मैं क्या करती? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे घर के खर्चे की टेंशन लगी रहती थी, अपनी बेटियों की शादी की फिक्र लगी रहती थी और इधर मकान का किराया देने की भी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि अगर मकान मालिक ने हमें इस घर से निकाल दिया तो इस पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सारे गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने हमें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद पूरे गांव में कोई भी हमें मकान किराए पर नहीं देगा और मैं ऐसी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं बस रोती रहती थी और लोगों के घरों पर काम करती रहती थी। मेरी तबीयत भी कुछ खराब सी रहने लगी थी, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानियां होने की वजह से मैंने अपनी तबीयत पर ज्यादा गौर नहीं किया। जैसा भी हुआ, सिर्फ मुझे जिंदगी गुजारनी थी। बस हमेशा अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती थी, उनकी जिंदगी की फिक्र लगी रहती थी। मुझे अपनी जिंदगी की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं इन परेशानियों की वजह से अपना सर पकड़कर बैठ जाती थी। परेशानियों ने ही तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। अब अगर इस बार मकान मालिक को पैसे नहीं मिलते तो वो हमें घर से निकाल देता। कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो हमारी मदद कर देता और बढ़ती हुई महंगाई पर तो हर तरफ से लोगों का शोर था। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे और सबसे ज्यादा खराब जिंदगी तो हमारे गांव के गरीब लोगों की ही थी, जिनको इस गांव में समझाने वाला कोई नहीं था। गांव में क्या, बल्कि इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। छठा महीना खत्म होने से एक हफ्ता पहले हमारे घर पर मकान मालिक आया और मुझे धमकाकर गया था कि अगर 7वें महीने की पहली तारीख से पहले पहले पैसे नहीं दिए तो तुम्हें सारे गांव में बेइज्जत कर दूंगा। तुम इस घर में क्या, गांव के किसी भी घर में नहीं रह सकोगी। फिलहाल जैसे तैसे बात बनाकर मैंने मकान मालिक को भेज दिया था। कह दिया था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, यहाँ पर हंगामा मत करो। घर के अंदर आई तो मेरी बेटियां सर झुकाए हुए घर का काम कर रही थी। एक गरीब के पास सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, और फिर इस घर में तो हम चारों औरतें ही थे। औरत की इज्जत सबसे ज्यादा कीमती होती है। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि अपनी बेटियों की शक्ल देखते हुए मुझे तरस आने लगा था और बैठकर यही सोचती रहती थी कि आखिर ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरे पास पैसे आ जाएं और मैं इस घर का किराया दे दूं। मैं अपने सर से इस घर की छत नहीं जाने देना चाहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखते हुए न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, लेकिन उस ख्याल को सोचते हुए मेरा शरीर कांपने लगा था। मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे थे कि इस परेशानी भरे वक्त में अगर मैंने मकान का किराया नहीं दिया तो मैं अपनी बेटियों के साथ घर से बेघर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा तो मेरी बेटियां मुश्किल का शिकार हो जाएंगी। मैं सारा दिन घर से बाहर लोगों के घरों में काम पर होती और मेरी बेटियां घर में रहती थीं। मुझे रो रो कर अपने पति की याद आती थी कि अगर आज मेरा पति जिंदा होता तो ऐसा बुरा वक्त हमारे लिए कभी नहीं आता। मेरी बेटियां भी जब घर के हालात बुरे होते हुए देखती तो वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती थी। मैं अपनी बेटियों को समझाती रहती थी कि कुछ नहीं होगा, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी बड़ी बेटी ने खाने के लिए आवाज लगाई तो मैं अपनी बेटियों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। मेरी छोटी बेटी जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उसने मुझसे कुछ कॉपियां लाने की डिमांड की। हर महीने उसके कॉपी पेंसिल का खर्चा मेरे सर पर लटका रहता था। मैंने उसे समझा दिया कि मैं जल्द ही उसकी कॉपी ला दूंगी। घर में राशन तो होता ही नहीं था। रोज 10 या 20 रुपए का सामान लेकर अपनी बेटी को देती, तब जाकर वो खाना बनाती थी। मैं ये सब कुछ किसी न किसी तरह से तो कर ही लेती थी। मैं अपनी बेटियों की भी सारी डिमांड पूरी कर देती। अगर मुझे घर का किराया ना देना होता, अगर मेरी जान को घर का किराया नहीं होता तो मेरे पास पैसे बच जाते और मेरी बेटियों की भी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। मुझे बार बार अपनी बेटियों पर ख्याल आता था। मैं कैसी माँ थी जो हर बार अपनी बेटियों की डिमांड पर उनको तसल्लियाँ दिया करती थी, कभी उनकी डिमांड को पूरी नहीं करती थी।
गरीबी की वजह से मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया भी नहीं था। अगर मेरी सबसे बड़ी बेटी पढ़ी लिखी होती तो आज वो मेरे लिए किसी सहारे लायक होती और कोई नौकरी कर लेती। अब जब मेरी बेटियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनके लिए मेरी तरह ही सिर्फ एक यही नौकरी थी कि वो भी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने ही जा सकती थी। और ऐसी नौकरी मैं तो मजबूरी में कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं सह रही हूँ, वही सब कुछ मेरी बेटियों को भी सहना पड़े। आजकल चालाक लोगों का काम है, वैसे भी इज्जत और शराफत से जिंदगी गुजार कर गरीब इंसान को मिलता ही क्या है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी जान लेकर इस मुश्किल जिंदगी से आज़ाद हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमें बुरे काम करने पर हमें हमारी जिंदगी ही मजबूर कर रही है। मेरा दिल मुझे पूरी तरह से बहका चुका था और मैं कमज़ोर दिमाग की औरत थी जो उसके बहकावे में आ गई थी। अभी मैं अपनी इस मजबूरी को मिटाने के लिए एक इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी जिसके बारे में मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। मेरी गलतियां अगर मेरी बेटियां सुनती तो शायद वो भी जीते जी मर जाती। सारे काम से निपटने के बाद मेरी बेटियां अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर सो गईं और मैं सोने के बजाय उन सब की गहरी नींद में जाने का इंतजार करने लगी। अब जब वो सो गईं तो मैं दबे पांव अपनी सबसे छोटी वाली बेटी के करीब चली गई। उसकी उम्र 15 साल थी। मैंने धीरे से अपनी बेटी को जगाया। जब वो जागी तो मुझे सवाल करने वाली नजरों से देखने लगी। मैंने नजरें चुराते हुए अपनी बेटी से कहा कि मुझे कोई काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारी दीदी को नहीं ले जा सकती, तुम मेरे साथ चलो। वो बेचारी आंखें मलती हुई उठकर खड़ी हो गई और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी तो मैं उसे सोने को कहती तो कभी उसे अपने साथ चलने को कहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिलहाल बड़ी हिम्मत करके मैं अपनी बेटी को लेकर घर से निकल गई थी। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ रात के 12 ही बज रहे थे। मैं रिक्शा में बैठ गई और अपनी बेटी को लेकर कोठे पे चली गई। मैंने अपनी बेटी को 20,000 रुपए के लिए कोठे वाली बाई को एक रात के लिए बेच दिया, क्योंकि मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। अगर इतने पैसे मुझे मिल जाते तो मेरा सारा कर्जा निपट जाता। मैं किसी की कर्जदार नहीं रहती। जब मैंने अपनी बेटी को एक रात के लिए कोठे वाली बाई के हवाले किया तो मेरी बेटी बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। एक तरफ मुझे अपनी गरीबी याद आ रही थी तो दूसरी तरफ मुझे अपनी बेटी की बेबसी याद आ रही थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रही हूँ। आखिर कोई माँ अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह से कैसे खराब कर सकती है? मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे। वो छोटी और 15 साल की जरूर थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि वो किस जगह पर आई हुई है। वो माँ जो अपनी बेटियों को हमेशा लोगों से छुपाकर रखती है, आज वो खुद भरे बाजार में अपनी बेटी को इस भीड़ के बीच में लेकर आई थी। मेरी बेटी की हालत उस टाइम क्या हो रही थी मैं अच्छी तरह से समझ रही थी। मैं अपनी बेटी की घबराती और तड़पती हुई नजर से नजरें चुराती हुई पीछे पलटकर वापस आने लगी। घर आने के बाद सारी रात मुझे टेंशन रही। मेरी सबसे छोटी बेटी बहुत मासूम थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो घर आने के बाद अपनी बड़ी बहनों से कुछ भी नहीं कहेगी। मैं अपनी किस्मत पर बुरी तरह से रो रही थी। अगर आज मेरे आगे इतनी बड़ी मजबूरी ना होती तो कभी भी मैं ये कदम उठाने पर मजबूर ना होती। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी और रह रहकर उसकी फिक्र हो रही थी। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि जब सुबह को मेरी बेटी घर आएगी तो मैं अपनी बेटी से किस तरह से नज़र मिला पाऊंगी। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी और इस वक्त उसकी हालत न जाने क्या हो रही होगी। मैं रोती चली जा रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था और मुझे अपनी बेटियों की बहुत फिक्र थी। मैं अपनी बेटियों को ऐसे बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकती थी। उनके पिता तो पहले ही नहीं थे। अगर उनकी माँ भी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तो मेरी बेटियों को कौन समझेगा, उनका क्या होगा? मैं इस सिचुएशन में क्या करती? मैं खुद को जान से मार भी लेती। मेरे खत्म होने पर परेशानी तो हल नहीं होती, बल्कि मेरी बेटियां और ज्यादा परेशान हो जाती। उनका कोई भाई और पिता भी नहीं था। मैं घर में अकेली थी जो कमाने जाती थी। अपनी बेटियों की जिंदगी खराब करने से बेहतर मैंने सिर्फ एक ही रास्ता निकाला था कि अपनी छोटी बेटी को एक रात के लिए बेच देती हूँ, जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती तो अपना भी शरीर बेच सकती थी। आजकल जमाना खूबसूरती के पीछे है। मैं खूबसूरत नहीं थी और फिर मेरी उम्र भी बहुत हो गई थी। मैं बुढ़ापे के दौर से गुजर रही थी। मेरी बेटियां बिल्कुल अपने पिता पर गई थी।
मेरा पति बहुत खूबसूरत इंसान था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सारी रात बस मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। बेटी के बारे में सोचते सोचते ही दिन निकल आया। तभी अचानक 5 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जोर जोर से कोई दरवाजा बजाने लगा। मेरी घबराकर आंख खुल गई। मैंने देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं जल्दी से घबराकर दरवाजे पर गई और जाकर दरवाजा खोल दिया। मुझे लगा था कि मेरी बेटी ही वापस आई होगी, लेकिन दरवाजा खुलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी बेटी के साथ तो कोठे वाली बाई भी आई थी। उसके पास पैसों का बैग भी था। मैं फटी फटी आंखों से इस औरत को देखने लगी थी। मेरी दोनों बेटियां भी जाग गई थी और वो भी दरवाजे तक आ गईं। इस औरत को देखकर मेरी बेटियां पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है। गांव के लोग इस कोठे वाली बाई को अच्छी तरह से जानते थे। मैं नहीं चाहती थी कि गांव का कोई इंसान इस औरत को देखे और मेरे बारे में बुरा भला सोचे। जब औरत मुझे पैसे देने के बाद और मेरी बेटी को मेरे हवाले करने के बाद चली गई तो मैंने सुकून की सांस ली थी। अपनी बेटी की तरफ देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मेरी बेटी घर के अंदर भागती हुई चली गई, लेकिन मेरी बड़ी बेटियों को मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ये औरत कौन थी। मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे कि मैंने ये क्या गलती कर दी थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत खामोश सी थी। मैं आज काम पर नहीं गई थी क्योंकि आज मुझे मकान मालिक को पैसे देने थे। आज 7वें महीने की पहली तारीख लगने वाली थी और मुझे पूरे 7 महीने का किराया देना था। ठीक 12 बजे मकान मालिक घर पर आ गया। अपने पैसे लेकर वो चला गया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत खामोश खामोश सी थी। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। इतनी मजबूर और बेबस थी कि मैंने अपनी बेटी का सौदा कर लिया था। एक रात के लिए उसे पैसों की खातिर बेच दिया था। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी छोटी बेटी अपनी दोनों बहनों को कुछ बता न दे। अगर उनको कुछ पता चल गया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा नहीं बल्कि बहुत बुरा भला भी कहेंगी। मगर मुझे तब हैरानी हुई जब सारा दिन गुजरने के बाद भी मेरी बेटियों ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि खामोशी से अपना घर का काम करती रहीं। मैंने अपनी छोटी बेटी को देखा तो वो अपने कमरे में ही एक तरफ बैठी हुई थी। अपनी बेटी की तरफ से मेरा दिल बहुत डरने लगा था। बेचारी मेरी बेटी न जाने किस तकलीफ से गुजर कर आई थी, न जाने किस किस दरिंदे ने उसके साथ गलत किया होगा। मैं जानती थी कि वो इस रात को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी और शायद इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए वो पागल हो जाएगी। मैं कैसी माँ थी जिसने अपनी खुशी और आसानी देखी थी और अपनी मासूम बेटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे एक रात पहले की जाने वाली अपनी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल कल रात जब मैं एक बड़े घर में काम करते हुए लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक औरत मिली थी। ये वही औरत थी जो कोठे की बाई थी। इसने मुझसे इतनी रात तक काम करने की वजह पूछी और ये भी पूछा कि इतनी रात को सड़क के किनारे क्या कर रही हो। मैंने उसको अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उसने मुझे सॉल्यूशन दिया कि मैं इस गांव के सबसे बड़े कोठे की बाई हूँ। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम अपनी किसी बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। 2 लाख रुपए के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इन पैसों से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। मैं उसकी बात मानकर पैसों का इंतज़ाम करना चाहती थी और इस इंतज़ाम के लिए मैंने अपनी ही छोटी बेटी को इस औरत के हवाले कर दिया था। मैं एक माँ होकर ये सोच रही थी कि क्या अगर मेरी छोटी मासूम बेटी को उन लोगों के हवाले कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी छोटी बेटी बड़ी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब वो कोठे पर जाएगी तो बाई को बहुत पसंद आएगी और यकीनन वो उसे अपने पास रख लेंगी। और इसी तरह जाकर मैंने अपनी बेटी को बेच दिया, जबकि मेरी सोच के हिसाब से कोठे की बाई को मेरी बेटी देखते ही पसंद आ गई थी। मगर एक पूरी रात के बाद सुबह जब मेरी बेटी घर पर आई तो वो बाई भी उसके साथ हमारे घर पर आई। उसने कुछ पैसे तो मुझे पहले ही दे दिए थे। उस बाई की नज़र मेरी दोनों जवान बेटियों पर भी चली गई थी और वो जाते हुए मुझसे कहकर गई थी कि अगर पैसों की ज़रूरत हो तो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी मेरे पास भेज देना। मेरी बेटियां भी उस औरत को गौर गौर से देख रही थी जिसके साथ उनकी छोटी बहन आई थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो औरत अपने आदमियों को भेजकर मेरी बड़ी बेटियों को ना उठा ले। मैं अपनी बेटियों को घर के अंदर जाने का इशारा करने लगी। मेरी नज़र जैसे ही मेरी छोटी बेटी पर पड़ी, जो घूर घूर कर मुझे देख रही थी और मेरे इशारे को समझ रही थी,
जरूर मेरी बेटी यही सोच रही होगी कि मैं अपनी छोटी बेटी को खुद इस औरत के हवाले करके आई थी और अब उसकी बहनों को इसी औरत से बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मन कर रहा था कि मैं अभी जीते जी मर जाऊं। वो औरत मेरी बड़ी बेटियों पर अपनी नजर डालकर चली गई थी। उसकी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी छोटी बेटी तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। मैं समझ गई थी कि वो औरत मुझसे क्या कहना चाह रही है। इसका मतलब है कि मैं अपनी इन दोनों बेटियों को भी उसके पास भेज दूं, जिनके बदले वो मुझे ढेर सारे पैसे देगी। अंदर ले जाकर जब मैंने पैसों वाला बैग खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस बैग के अंदर 2 लाख रुपयों से ज्यादा पैसे थे, जिनमें से 20,000 रुपए तो मैं मकान मालिक को दे चुकी थी। ये पैसे मुझे अपने दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि इसी पैसे की वजह से गरीब इंसान न जाने क्या क्या कर बैठता है। मैं चुपचाप उन पैसों को देखकर आंसू बहा रही थी और अपनी मजबूरी को बर्दाश्त करके तरस खा रही थी कि अगर आज मेरी ये मजबूरी न होती तो मैं अपनी जवान बेटी को उस दलदल में धकेल कर ना आती। जबकि मेरी बेटी जब वहां से आई थी वो बिल्कुल शॉक थी। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे किसी ने उसे बात करने से ही मना कर दिया हो। मेरी बड़ी बेटियों ने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की कि वो औरत कौन थी और उनकी छोटी बहन उस औरत के साथ क्यों और कहां से आई थी, मगर मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी रही। मेरी खामोशी से हारकर मेरी बेटियों ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने मकान मालिक को उसके पूरे 7 महीने का किराया दे दिया था और जो बाकी के दुकानदार का कर्ज मेरे ऊपर था वो भी मैंने उनकी दुकान पर जाकर निपटा दिया था। मैं अपनी बेटी की नजरें अक्सर खुद पर महसूस करती थी, मगर मेरी उससे नजर मिलते ही वो मुझसे नजरें चुराने लगती थी। उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश भी की तो वो ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे वो मुझे जानती ही न हो। मुझे अपनी बेटी के इस बिहेवियर पर बड़ा गुस्सा आ रहा था और बहुत अफसोस भी हो रहा था कि उसके ऐसे बिहेवियर की वजह तो मैं ही हूँ। पर मुझे अपनी बेटी की फिक्र होने लगी कि वो ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही हो। जो बात मुझे पहले समझनी चाहिए थी उसको मैं अब समझ चुकी थी कि मेरी बेटी उस कोठे पर न जाने किस किस मर्द के हवाले कर दी गई होगी और उनकी जबरदस्ती करने पर जरूर मेरी बेटी की दिमागी हालत उसके काबू में नहीं रही होगी। इस बात को लगभग 20 दिन गुजर गए थे। तभी अचानक एक दिन मेरी बेटी के स्कूल से एक सरकारी टीचर आ गए। वो लड़का मेरी बेटी के स्कूल का टीचर था और वो मेरी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाने आया था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी घर से बाहर जितने लोगों से मिले उनको मेरी सच्चाई के बारे में ना बता दे, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक हालत से उस पर जो गुजरा उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा और ये बात मेरे लिए बदनामी के अलावा मेरी बाकी दोनों बड़ी बेटियों के भाग्य पर भी दाग बन जाएंगी और मेरी बड़ी दोनों बेटियों की जिंदगी पर भी आंच आ सकती है। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजने से मना कर दिया। स्कूल टीचर के बार बार और रिक्वेस्ट करने पर अभी मैं सोच विचार ही कर रही थी कि तभी एक दिन मेरी छोटी बेटी मेरे सामने आ गई। इस हादसे के बाद से वो अभी तक ना तो मेरे सामने आई थी और ना ही उसने मुझसे किसी तरह की कोई बात की थी। आज बहुत दिनों के बाद वो मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने मोहब्बत से उसे अपने पास बैठाना चाहा, मगर वो जमकर अपनी जगह पर बैठ गई और फिर उसके बाद जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उसने अपने कड़क शब्दों में मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने हिचकिचाकर उससे स्कूल जाने की वजह पूछी तो वो मेरी बात सुनने के बजाय गुस्से में आकर कहने लगी कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं सारा दिन स्कूल में ही रहा करूंगी। स्कूल से ट्यूशन चली जाऊंगी तो घर लौटते लौटते मुझे 4 या 5 बज जाया करेंगे। फिर थोड़ा सा वक्त अपनी पढ़ाई में बिजी होकर गुजार दूंगी और रात को मैं सो जाऊंगी। इसी तरह से मेरे दिन गुजरते रहेंगे। वो मुझसे कहने लगी, मुझे अपने फ्यूचर और अपनी आने वाली जिंदगी को संवारना है और आपको तो मैं सिर्फ कहने के लिए ही अपनी माँ कह सकती हूँ, आप तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसकी ये बातें सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने अपनी बेटी से कह दिया, ठीक है, तुम स्कूल जाना चाहती हो तो चली जाना। मैं उसकी बात सुनकर कहने लगी कि तुम्हें मेरे इस घर से नफरत नहीं बल्कि मुझसे नफरत हो गई होगी। तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं ही इस घर से चली जाऊंगी। तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपनी आगे की जिम्मेदारी तुम खुद ही लो।
वैसे भी तुम्हें मुझसे अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ नहीं हूँ और शायद मैं तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकती। अपनी बात कहने के बाद मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी इस बेटी के साथ जो किया था उसके बाद शायद मैं उस पर कोई भी हक रखने काबिल नहीं रही थी। मैंने अपनी बेटी के कहने पर उसे स्कूल जाने को कह दिया था। मैं भी उसकी कॉपियां पेंसिल लाने की तैयारी कर रही थी कि उसके स्कूल टीचर ने रास्ते में ही मुझे रोक लिया और उसकी कॉपियां लाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक बार उसे स्कूल भेज दो, उसका सारा सामान मैं खुद उसे लाकर दे दूंगा। मुझे हैरत हो रही थी कि मैं अपनी बेटी की किसी तरह से मदद नहीं कर सकती थी। यकीनन वो भी अब मुझसे कुछ लेना देना नहीं चाहती थी। मैंने अगले ही दिन अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी थी और ट्यूशन भी जाती थी। उसको ट्यूशन भी उसके स्कूल के टीचर ही देते थे और वो ट्यूशन पढ़ाने के पैसे भी नहीं ले रहे थे। मेरे दिमाग से अब थोड़ा बोझ हल्का हो गया था क्योंकि मेरी बेटी अब पढ़ाई में बिजी हो गई थी। मुझे हमेशा बस यही डर लगा रहता था कि कभी मेरी बेटी इस बारे में किसी को कुछ न बता दे। वो कम उम्र की थी और नादानी में आकर अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो इससे उसकी बेइज्जती हो सकती थी। लोग उसकी मजाक उड़ाते और साथ साथ मुझे भी गलत समझ लेते। मेरी बेटी को स्कूल जाते हुए 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मैंने कोई बात नहीं सुनी थी। मेरी बेटी सुबह को स्कूल जाती, उसके बाद कपड़े चेंज करते ही फौरन ट्यूशन पढ़ने के लिए चली जाती। जब मैं रात को काम से निपटकर घर आती तो वो अपना कमरा बंद करके या तो आराम कर रही होती या फिर पढ़ाई कर रही होती थी। मेरा और उसका सामना बहुत कम होता था। एक दिन मैं शाम के टाइम पर जहाँ काम करने जाती थी वहाँ से मेरी छुट्टी जल्दी हो गई थी। मेरी बेटी के ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था। मैं भी उसी टाइम घर में आई थी। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी का स्कूल टीचर भी घर में मौजूद था। मेरी बेटी मुझे बहुत खुश लग रही थी। स्कूल टीचर ने बताया कि आपकी बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, वो पूरी क्लास में फर्स्ट आई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। मेरी बेटी अपनी बहनों के साथ कमरे में चली गई, जबकि उसका स्कूल टीचर मेरे पास बैठकर बातें कर रहा था और बातें करते करते उन्होंने एक ऐसी बात मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मुझसे कहने लगा कि आप परेशान मत हो, क्योंकि मैं आपकी परेशानी की वजह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया था और किसी मजबूरी में किया था। ये सब सुनकर तो मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मैं हैरान रह गई थी और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी ने अपने स्कूल टीचर को सब कुछ बता दिया। वो बेचारा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैंने अपनी ही बेटी को दूसरों के हवाले कर दिया। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी, मगर जो बात मुझे स्कूल टीचर ने बताई उसे सुनकर तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मेरी बेटी के टीचर ने मुझे बताया कि मैं जिस कोठे पर अपनी बेटी को बेचकर आई थी, वो औरत जो उस कोठे की बाई है वो इस स्कूल टीचर की माँ है। स्कूल टीचर ने बताया कि मेरा घर वहीं पर है। उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि जिस दिन आप अपनी बेटी को छोड़कर हमारे घर से जा चुकी थी, तब मैं जब घर गया और जाते ही मैंने मोहिनी को वहां पर बैठे हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। मोहिनी वहां पर बहुत ज्यादा डरी सहमी सी बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। मैंने मोहिनी से पूछा कि तुम हमारे घर पर क्या कर रही हो? मुझे पता है कि मेरी माँ गलत काम करती है, लेकिन मेरी माँ भी आपकी तरह बिल्कुल एक मजबूर औरत है। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे, मेरा कोई भाई भी नहीं है। उसके बाद ही मेरी माँ ने ये काम शुरू किया, लेकिन मेरी माँ के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है। वो लड़कियों को खरीदती जरूर है, लेकिन कभी उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। कोई गरीब इंसान जब अपनी बेटी को इस तरह एक रात के लिए बेचकर जाएगा तो जरूर इसमें उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना किसी को कोई शौक नहीं आता कि वो अपनी बेटी को इस नर्क में धकेल कर जाए। मेरी माँ के पास जितनी भी लड़कियां आती हैं वो उन लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलवाती है और उनकी जिम्मेदारी खुद उठा लेती है। वो सारी लड़कियां जो ज्यादा उम्र की हैं वो हमारे स्कूल के टीचर बन जाती हैं, या फिर जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती वो हमारे ही स्कूल में शिक्षा पाती हैं। जब मैंने मोहिनी को देखा तो मैंने अपनी माँ को बताया कि इसकी माँ बहुत मजबूर होगी, तभी वो इसे यहाँ पर छोड़कर गई। मैंने अपनी माँ को ये भी बता दिया था कि ये मेरे स्कूल में पढ़ती है। मेरी माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें पता है आज तक तुम्हारी माँ ने कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया। हमारा घर सिर्फ नाम के लिए कोठा है, लेकिन हमारे घर पर किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता।
मेरे पिता एक सरकारी स्कूल टीचर थे। मैं अपने पिता का स्कूल संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के मर जाने के बाद हम लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। मेरी माँ ने सारी रात आपकी बेटी की देखभाल की, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और सुबह होते ही वो आपके घर इसे छोड़ने के लिए आ गई थी और उन्होंने आपको 2 लाख से ज्यादा पैसे दिए ताकि आपकी सारी जरूरत पूरी हो सके और आपके पास पैसे भी बच सके। मैंने अपने घर पर जब मोहिनी से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तो उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि एक माँ अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है, लेकिन मैं और मेरी माँ अच्छी तरह से समझ गए थे कि जरूर आपकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, तभी आप अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर आई। आप ही नहीं बल्कि ऐसे न जाने कितने लोग हमारे घर आते हैं जो लड़कियों को किडनैप करके हमारे पास बेच जाते हैं। जिन लड़कियों का कोई अता पता नहीं चल पाता, हम उन लड़कियों को अपने स्कूल में नौकरी देते हैं, जिससे उन लड़कियों की जिंदगी संवर जाती है, और जिनका पता चल जाता है उनको उनके माता पिता के पास भेज दिया जाता है। मेरी माँ ने बताया था कि इस लड़की की माँ यहाँ पर इसे छोड़कर चली गई और सुबह मुझे इस लड़की को इसके घर छोड़कर आना है और इसकी माँ को पैसे भी देकर आने हैं। तब मैं समझ गया और इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ मोहिनी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। मैं दरवाजे से बहुत दूरी पर खड़ा हुआ था और मेरी माँ दरवाजे पर ही आपकी बेटी को लेकर आ गई थी। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। भगवान का शुक्र था कि मेरी बेटी अच्छे लोगों के पास गई थी। अगर वो गलत लोगों के पास जाती तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे तो अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं डूबकर मर जाऊं। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं। भगवान का शुक्र था कि मेरी बेटी बच गई थी। मैं स्कूल टीचर के सामने बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि आपका और आपकी माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी मदद करने के साथ साथ मेरी बेटी की इज्जत को भी बचा लिया। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर रो रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया था। मुझे ऐसी मजबूरी को लेकर डूब मरना चाहिए था, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी का सौदा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी बेटी से भी माफी मांगी। उसका सामना करने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये बात मेरी बड़ी दोनों बेटियों के सामने भी आ गई। मैंने उनसे भी माफी मांगी और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आगे जिंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, पर मैं अपनी बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। क्या तो मुझे खुद की जान क्यों न लेनी पड़ जाए। स्कूल टीचर ने मुझे एक नौकरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल में साफ सफाई की नौकरी कर लो। हमारा सरकारी स्कूल है, जहां से आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और आपको घर घर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक ही जगह रहकर नौकरी करना। हमारे स्कूल में काम करने से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ हम आपको स्कूल के पीछे बना हुआ एक छोटा सा क्वार्टर भी रहने के लिए दे देंगे, जहां पर आप अपनी बेटियों के साथ इज्जत से रह सकती हो। उसका किराया भी नहीं होगा। इधर आप किराया दे रही हो, उधर आपको कोई किराया नहीं देना और आपको 7,000 रुपये महीना सैलरी दी जाएगी, जिससे आपका महीना आराम से गुजर जाएगा। और जो भी सरकार की तरफ से मदद आएगी वो पहले गरीब लोगों को ही दी जाएगी। सबसे पहले स्कूल में जितने भी नौकरी करने वाले नौकर हैं उनको और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। स्कूल टीचर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे अब अपनी जिंदगी बेहतर होती नजर आ रही थी। स्कूल टीचर के कहने के मुताबिक मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना किराए वाला मकान खाली कर दिया और मैं स्कूल के बने हुए क्वार्टर में जाकर रहने लगी और स्कूल में ही नौकरी करने लगी। मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ने लगी थी। मैं अब अपनी बेटियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपनी बेटियों से नजर मिलाते हुए शर्म आती है। मुझे खुद से नफरत होने लगती है कि मेरे दिमाग में अपनी बेटी के लिए इस तरह की सोच कैसे आ गई थी। आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता है। फिलहाल अब तो जिंदगी काफी आगे बढ़ चुकी है। इस बात को 7 साल हो गए। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी और मेरी छोटी बेटी अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। सुना है कि 1 साल और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी इसी स्कूल में नौकरी लगने वाली है। ये स्कूल गांव का सबसे फेमस स्कूल है। दूर दूर से बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। गरीबी के कारण इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता। भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दे कि इंसान मजबूर होकर अपनी बेटियों पर ही नजर डालने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।